लेक्चर नंबर 4 एंगल ऑफ रिपोज। अब ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर है और यहाँ पर फ्रिक्शन के कंसेप्ट बहुत अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम इसके अंदर एडवांस लेवल के सवाल लगाने शुरू करेंगे। अब बेसिक कंसेप्ट में पहले तो ये आता है यार, ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, किसको बोलते हैं। जब तक ये इस चीज़ का नाम ही नहीं पता कि रिपोज बोला किसको जाता है, तब तक फायदा नहीं है। तो एंगल ऑफ रिपोज पहले बोलते किसको है। तो देखो मेरे हाथ के ऊपर ये पेन मैंने रखा, ठीक है ना। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लगने वाला फ्रिक्शन जीरो है। जीरो इसलिए क्योंकि मैंने कोई अप्लाइड फोर्स ही नहीं लगाई। अब जैसे ही मैंने अपने हाथ को इंक्लाइन प्लेन बनाया, ठीक है ना, तो नीचे की तरफ लगने के लिए आ गया mg sin थीटा, जो कि इंक्लाइन प्लेन पर लगता ही लगता है। अब जैसे अच्छा mg sin थीटा, अभी ये पेन क्या स्लाइड कर रहा है? नहीं। तो ये पेन अभी स्लाइड नहीं कर रहा। क्यों नहीं स्लाइड कर रहा? क्योंकि नीचे लगने वाला mg sin थीटा ऊपर लगने वाले fs मैक्स से अभी कम है। तो इसलिए लगने वाला फ्रिक्शन अभी स्टैटिक है और स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो कुल मिला के इसमें चलने की टेंडेंसी तो है, पर फ्रिक्शन इसको चलने से रोक ले रहा है। अब मैंने एंगल को और बढ़ाया, एंगल और बढ़ाते ही नीचे लगने वाला mg sin थीटा और बढ़ गया। mg sin थीटा और बढ़ते ही इसकी चलने की टेंडेंसी और ज्यादा हो गई। अब इसी तरीके से मैं इस एंगल को और ज्यादा इंक्रीज करते चले जा रहा हूं और करते 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 एक जगह ऐसी आई जहां ये बस क्या स्लाइड करने वाला है। तो आपने देखा, तो ये इस जगह पर जाकर के स्लाइड करने की टेंडेंसी इसके अंदर आ चुकी है और ये स्लाइड करना स्टार्ट करने ही वाला या कर ही देता है। तो कुल मिलाकर के वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन जहां पर ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करने वाला हो, उस एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले हम एंगल ऑफ रिपोज पर काम करते हैं, फिर इसकी खतरनाक डिटेल है, मजेदार वाली डिटेल है, वो आपको सिखाता हूं। देखो तो अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, तो पहले बोलते किसको है रिपोज का एंगल, वो हम करते खत्म। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है जहां पर ब्लॉक की स्लाइडिंग इंक्लाइंड प्लेन पर स्टार्ट होने वाली होती है। तो जिस जगह पर इंक्लाइंड प्लेन पर ब्लॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होती है, उस एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब क्यों स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली होती है, किस वजह से होने वाली होती है, अब ये सारे खेल हम लोग एक डायग्राम के थ्रू सीखते हैं। तो जैसे ये रहा मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन और इस इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को मैं जानबूझ के थीटा नॉट लिख रहा हूं ताकि स्पेशल एंगल बना सकूं। तो ये वो स्पेशल एंगल है जिस पर अगर हमने एक ब्लॉक को रखा, m मास के ब्लॉक को रखा, तो ये m मास का ब्लॉक है, तो इसकी स्लाइडिंग बस स्टार्ट होने ही वाली है। अब क्यों होने वाली है वो समझते हैं। तो नीचे लगने वाला फोर्स हो गया mg sin थीटा नॉट। इधर साइड पर अपना एज यूजुअल mg cos थीटा नॉट। यहां पर आ गया नॉर्मल रिएक्शन, बहुत सारी अभी इसमें आपको इनपुट मिलने शुरू हो जाएंगे। और यहां लगने वाला फ्रिक्शन हो गया fs मैक्स। fs मैक्स का अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो इस fs मैक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू एस एन, और म्यू एस तो पड़ा रहने दो, एन की वैल्यू डाल दो आप mg cos थीटा। अब क्योंकि ब्लॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट होने वाली है तो दोनों फोर्सेस आपस में भी बराबर होंगी और एक्सेलरेशन नियरली क्लोज टू जीरो होगा। तो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं और हमें मिला mg sin थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू एस mg cos थीटा नॉट। mg से mg कैंसिल हो गया और रिजल्ट आ गया tan थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू एस। तो ये बेटा tan थीटा का जो म्यू से कंपैरिजन है, तो इसके अंदर इनडायरेक्ट बहुत सारी चीजें हैं। mg काट दिया हमने, साइन बाय कॉस को हमने tan लिखा है, तो tan थीटा म्यू एस कोई एक शब्द नहीं है, ये अपने आप में फोर्सेस की पूरी एक कहानी है। तो कभी भी tan थीटा म्यू एस का मतलब समझना हो, tan थीटा को पहले साइन बाय कॉस में तोड़ो, कॉस को दूसरी तरफ ले जाओ, mg मल्टीप्लाई करो, यानी tan थीटा वाला पार्ट एक्चुअली में mg sin थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा और म्यू एस वाला पार्ट एक्चुअली में म्यू एस mg cos थीटा यानी fs मैक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो tan थीटा बराबर म्यू एस का इनडायरेक्ट मतलब ये है कि mg sin थीटा बराबर fs मैक्स है। यानी ये वो कंडीशन है जब ब्लॉक बस चलने ही वाला है पर अभी चलना स्टार्ट नहीं किया। तो इस एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन को, इस थीटा नॉट की वैल्यू को, दिस थीटा नॉट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो ये एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। तो अब एक बार वापस से क्लियर करो, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन होता है जहां पर ब्लॉक की स्लाइडिंग बस स्टार्ट होने वाली होती है। अच्छा, ये एंगल सिर्फ म्यू एस के ऊपर डिपेंडेंट है, मास से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी दिस एंगल ऑफ रिपोज डिपेंड्स ओनली अपॉन mu s and it does not depend upon mass।
तो मास के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। मतलब आप एक छोटा ब्लॉक रखो, जैसे मैंने हाथ पर पेन रखा, ये भी स्लाइड कर रहा है, अगर हम इस पे ब्लॉक रख देते, कुछ और ऑब्जेक्ट रख देते, वो भी स्लाइड करता, तो आप इंक्लाइन प्लेन में हाथी भी बैठा दो ना, वो भी स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो मास के ऊपर रिपोज डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ सरफेस यानी म्यूएस के ऊपर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको इतना समझ आ गया होगा कि एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं। अब इसकी हमें गहराई में जाकर के फिर वापस आना पड़ेगा। अब चलो इसकी डुबकी लगाते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज तो यार हम सीख गए कि tan थीटा म्यूएस के बराबर होता है। अब यहां पर हम दो काम और करना चाहते हैं, जिसमें हमारा पहला काम होगा रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन निकालना, और साथ में दूसरा काम होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना। बट मैं अभी नहीं, मैं वापस इस पे लौटूंगा, ठीक है ना, ब्रेक लेकर के, ताकि पहले आपको रिपोज की पूरी साइंस समझा दूं, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे काम करना सिखाऊं। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना, मैं अभी वापस लौटूंगा और इन्हीं पेजेस को आगे कंटिन्यू करूंगा, बट पहले आपको रिपोज की पूरी साइंस समझा दी जाए। तो सेकंड स्टेप ये कि एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इज लेस देन रिपोज होगा तो क्या होगा। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल लेस देन रिपोज होगा तो ऐसे सिचुएशन में अब क्या सिचुएशंस एग्जिस्ट करेंगी, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो थीटा इज लेस देन थीटा नॉट। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर mg sin थीटा तो नीचे लग रहा होगा, बट ये वेल्डिंग तोड़ने में कैपेबल नहीं होगा, ठीक है ना, यानी ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक हो जाएगा। तो एक एक पॉइंट यहां पर हाईलाइट करते हैं। तो जब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन लेस देन एंगल ऑफ रिपोज है, तो ऐसे सिचुएशन में mg sin थीटा इज लेस देन fs max है। ध्यान देना, तो mg sin थीटा इज लेस देन fs max की वैल्यू डाली म्यू एस mg cos थीटा। mg कट किया, मैंने फिर से बताया tan थीटा अपने आप में पूरी एक कहानी है। तो tan थीटा इज लेस देन म्यू एस। तो क्या पहचान है कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल रिपोज से छोटा है। तो भाई जब आप इंक्लाइंड प्लेन के लिए tan थीटा निकालोगे और वो म्यू एस से छोटा मिले, तो ऐसे में हमें पता चल जाएगा कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल रिपोज के एंगल से छोटा है। ऐसा होने पर mg sin थीटा का वैल्यू fs max से छोटा होगा। अब ऐसा होने पर नेचर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, तो ब्लॉक पर लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स यानी mg sin थीटा के बराबर हो जाएगी। तो ये mg sin थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल लेस देन रिपोज है, इस तरीके से ब्लॉक का एक्सेलरेशन जीरो होगा, ब्लॉक चलेगा ही नहीं, कारण कि नीचे लगने वाला फोर्स वेल्डिंग तोड़ने में कैपेबल नहीं है। तो इसलिए ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो अप्लाइड फोर्स यानी mg sin थीटा के बराबर होगा। पहले इतना पॉइंट सेटल कर लो दिमाग में। अब क्या कंडीशन होगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिपोज से छोटा या बड़ा है। तो हम tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू अगर म्यू एस से छोटी मिल गई तो ऐसे में इंक्लाइंड प्लेन का एंगल लेस देन रिपोज होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन is greater than angle of repose। अब ये कैसे पता चलेगा और इसमें होगा क्या। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन का एंगल हम रिपोज से बड़ा कर दें, तो ये रहा इंक्लाइंड प्लेन और इसका देखो एंगल मैं बढ़ा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका एंगल थीटा इज ग्रेटर देन रिपोज अगर हम कर दें, तो अब ऐसे सिचुएशन में आप जैसे ही ब्लॉक रखोगे उसकी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्यों स्टार्ट हो जाएगी? क्योंकि नीचे लगने वाला mg sin थीटा fs max से ज्यादा होगा और ये वेल्डिंग को तोड़ देगा, और वेल्डिंग टूटने के बाद डब्बा रगड़ के चलेगा, इसलिए लगने वाला फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू एन, और एन का एज यूजुअल वैल्यू जो आप जानते ही वो भी mg cos थीटा के बराबर है। तो पहले एक एक पॉइंट पकड़ते हैं। तो एंगल ऑफ रिपोज ग्रेटर देन एंगल ऑफ फ्रिक्शन होने पर ब्लॉक की स्लाइडिंग, अच्छा एंगल ऑफ रिपोज होने पर पहले हम कंडीशन डेवलप करें, तो होने पर mg sin थीटा इज ग्रेटर देन fs max हो जाएगा। वैल्यू डालते हैं, यानी mg sin थीटा ग्रेटर देन fs max हो गया म्यू एस इंटू एन, वैल्यू डालते हैं इसकी n की, तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस mg cos थीटा। mg से mg वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, cos को sin के नीचे लगा दो, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। तो जब एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ग्रेटर देन रिपोज होगा तो उसकी पहचान ये होगी कि tan थीटा निकालोगे तो वो म्यू एस से ज्यादा मिलेगा। तो अब तीन बात आ गई, tan थीटा बराबर म्यू एस है तो रिपोज के बराबर है, ब्लॉक बस चलने ही वाला है। tan थीटा लेस देन म्यू एस है तो नहीं चलेगा, tan थीटा ग्रेटर देन म्यू एस है तो ब्लॉक चल देगा। अब इस सिचुएशन में जो लगने वाला फ्रिक्शन हो जाएगा वो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ के का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हमारा हो गया म्यू के एन की वैल्यू मैंने डाल दी mg cos थीटा। इस सिचुएशन में ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन आएगा, तो ब्लॉक के पास आने वाला एक्सेलरेशन अब अगर हम ये कैलकुलेट करें तो बहुत आसान है यार इसको निकालना। तो वही अपना चलाने वाला माइनस रोकने वाला बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। चलाने वाला हो गया हमारा mg sin थीटा, रोकने वाला हो गया म्यू के mg cos थीटा, इक्वल्स टू मास हो गया m, एक्सेलरेशन हो गया a,
m से m पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो गया और a का वैल्यू आ गया g टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो अब मेरे सामने तीन सिचुएशंस आ गई और इन तीन सिचुएशंस में मेरे को अच्छी तरह पता चल गया कि कब इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ग्रेटर देन रिपोज होगा, कब लेस देन रिपोज होगा और कब इक्वल टू रिपोज होगा। अब पहले हम इन्हीं कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, फिर मैं वापस से लौट करके आऊंगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपको सिखाऊंगा। तो देखना, अब मैं कुछ एक छोटे छोटे बेसिक एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। जैसे मेरे बेसिक एग्जाम्पल्स ये रहे, पहला एग्जाम्पल ये रहा, तो मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो ये रहा एक इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन का बेटा एंगल दे रखा है थीटा, थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री और मैंने इस पे एक ब्लॉक लगा रखा है। इस ब्लॉक का मास मैंने आपको 10 kg दे रखा है, ठीक है। अब पहली बात तो हमें ये पता करना है ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है ना। नहीं चलेगा या चलेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये होगा, कैलकुलेट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। और इसी सवाल को मैं अभी थोड़ी देर में लौट करके मॉडिफाई करूंगा। तो हमें फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक कैलकुलेट करना है। अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ करके हम इसमें चलेंगे। बस थोड़ा ब्रेक लो, उसके बाद फिर हम इसको अभी वापस से रिकंटिन्यू करेंगे। तो अब हमें ये पता करना है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक कौन सा होगा। अब दो ऑप्शन है यहाँ आपके पास, या तो आप एफएस मैक्स और सारी चीजें कैलकुलेट करो। अच्छा, म्यू एस और म्यू के मैं देना भूल गया, यहाँ पर मैं लिख दूँ म्यू एस का वैल्यू 0.5, म्यू के का वैल्यू 0.4। अब बिना कुछ खास काम किए हम कैसे पता करेंगे कि ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। तो देखो स्ट्रैटेजी ये रही, सबसे पहले आप tan थीटा की वैल्यू निकालो। तो tan थीटा हो गया tan 30 डिग्री के बराबर और tan 30 डिग्री हो गया 1/√3। इसका मैं आपको बता चुका वैल्यू 0.57 हो गया। अब चेक करो कि ये म्यू एस से ज्यादा है या म्यू एस से कम है। म्यू एस का वैल्यू 0.5 है, तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस। अब इसका इनडायरेक्ट हिडन मतलब सोचो, इसका हिडन मतलब ये है, तोड़ दो इसको। तो जैसे बोलूं तोड़ दो तो फट से साइन बाय कॉस में तोड़ देना। तो साइन बाय कॉस, कॉस को उधर ले जाओ, तो साइन थीटा ग्रेटर देन म्यू एस कॉस थीटा, mg लगा दो, तो रिजल्ट मिल गया mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस mg cos थीटा। यानी mg sin थीटा fs मैक्स से ज्यादा है, तो यानी ब्लॉक 100% चलेगा। तो इस सिचुएशन के अंदर tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस है, तो ब्लॉक मूव करेगा, उसके पास एक्सेलरेशन आएगा। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? तो जवाब है इसके अंदर लगने वाला फ्रिक्शन काइनेटिक होगा। तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन इज काइनेटिक। अब अगर कोई बोले नहीं यार काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करके ही दो, तो कर दो, कौन सी आफत आ रही है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर म्यू के एन का वैल्यू मैंने डाल दिया mg cos थीटा, सब्स्टिट्यूट कर दो, रिजल्ट म्यू के हो गया 0.4, mg का वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा 100, cos थीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो cos 30 डिग्री हो गया √3/2, ये यहाँ से चला गया 0.2। ओके, तो 0.2 इंटू 1.7, 3 में नहीं यूज कर रहा, इंटू 100, तो ये आ गया 0.34 इंटू 100, आंसर आ गया 34 न्यूटन। तो 34 न्यूटन का हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है। हमने नेचर ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल दिया, फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ऑल्सो फाइंड आउट एक्सेलरेशन। तो अब हमें एक्सेलरेशन भी ढूंढ ढांड करके इसको निकाल करके देना है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकाल करके देना है तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हमें पता है नीचे लगने वाला फोर्स है mg sin थीटा, ऊपर लगने वाला फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, और एक्सेलरेशन का जनरलाइज्ड इक्वेशन है हमारे पास g sin थीटा टाइम्स म्यू के cos थीटा। ये अब हम बार बार डेराइव नहीं करेंगे, इसके अंदर हम डायरेक्ट यूज में लेते हुए चलेंगे। g का वैल्यू तो हमारे पास tan हो गया, sin 30 डिग्री 1/2 हो गया, म्यू के का वैल्यू 0.4 हो गया, साथ में √3/2 हो गया। अब इसको आप कर लो सिंप्लीफाई, इसमें से 2 हमारा बाहर चला गया, तो 10/2 तो बाहर की तरफ आ गया और अंदर बचा 1 माइनस 0.4 इंटू 1.7। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 10/2 1 माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 68 यानी 0.68। अब 0.68 इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा बेटा अपने पास 0.32, तो 10/2 इंटू 0.32, और 0.32 को अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3.2 यानी 1.7 के आसपास आ गया। तो 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया। तो एक बार वापस से सेट कर लो, इंक्लाइन प्लेन पर डब्बा देखो, सबसे पहला काम tan थीटा निकाल लो और ये चेक कर लो म्यू एस से बड़ा है या म्यू एस से छोटा है। अगर म्यू एस से छोटा है तो फिर अगला सवाल देखो आप, क्योंकि अभी मैंने म्यू एस से छोटा एक भी नहीं कराया आपको। तो जैसे ये सवाल ले लेते हैं, तो वापस से इंक्लाइन प्लेन ले लिया मैंने और इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को यहाँ पर मैंने 37 डिग्री कर दिया और ब्लॉक को वही सेम 10 kg के ब्लॉक को इस पर रख दिया। म्यू एस का वैल्यू 0.5, म्यू के का वैल्यू 0.4, या चलो अब थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं। म्यू एस का वैल्यू 0.8, म्यू के का वैल्यू 0.7। अब हमें ये पता करना है ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, चलेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फाइंड आउट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो
फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखना। तो कोई फोर्सेस वोर्सेस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फोर्सेस tan थीटा और म्यू एस में ऑलरेडी छुपी हुई है। तो हमने tan थीटा निकाला, tan थीटा हो गया tan 37 का वैल्यू हमारे पास हो गया 3/4 हो गया 0.75। अब हम कंपेयर करेंगे म्यू एस से इसको। म्यू एस का वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 0.8। अब यहाँ से हमें पता है tan थीटा इज लेस देन म्यू एस आ रहा है, तो tan थीटा लेस देन म्यू एस, चलो तोड़ दो इसको, यानी sin थीटा लेस देन म्यू एस cos थीटा, यानी mg sin थीटा लेस देन म्यू एस mg cos थीटा। तो tan थीटा लेस देन म्यू एस ये इंडिकेट कर रहा है कि mg sin थीटा वेल्डिंग तोड़ने में कैपेबल नहीं है। इसका मतलब ब्लॉक की स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी, तो स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी तो लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, स्टैटिक। और किसके बराबर लगेगा, जो अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स यहाँ पर कौन सी होगी, mg sin थीटा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ गई mg sin थीटा, mg हो गया हमारे पास 100, sin थीटा का वैल्यू हो गया 3/5, ये यहाँ से गया 20, आंसर आ गया 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन का फ्रिक्शन वहाँ पर लगेगा और वो mg sin थीटा के बराबर लगेगा। तो अब मैंने आपको तकरीबन सारा बेसिक बता दिया। तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखे हुए डब्बे पर सबसे पहले हम देखेंगे tan थीटा म्यू एस से बड़ा या म्यू एस से छोटा है। अगर म्यू एस से छोटा है तो ब्लॉक नहीं चलेगा, म्यू एस से बड़ा है तो ब्लॉक चलेगा, और म्यू एस के बराबर है तो चलने ही वाला होगा। तो ये तो थे कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब इन्हीं बेसिक कंसेप्ट के अंदर कुछ नए कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे यहाँ आपको पता चल गया नहीं चलेगा, अब नया सवाल आता है, रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय इंक्लाइंड प्लेन। तो बताओ इंक्लाइंड प्लेन कितनी रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स यहाँ पर लगाएगा। तो आप कहोगे सर ये तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही सोचता है इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगाएगा। नहीं बेटा, इंक्लाइंड प्लेन नॉर्मल भी लगाएगा और इंक्लाइंड प्लेन फ्रिक्शन भी लगाएगा, और हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। वो नॉर्मल से जितने एंगल पर होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो मतलब हम वापस से रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के कंसेप्ट पर आने जा रहे हैं। तो मैं इसको वहीं थ्योरी में आगे पेज में कंटिन्यू कर रहा हूं, ताकि आप जब इसको पढ़ो तो आपको एक साथ ही ये पूरा कंसेप्ट दिखे। तो अब हमारे सामने पूरा कंसेप्ट का ओवरव्यू है। तो tan थीटा बराबर म्यू एस है, इसका मतलब ब्लॉक चलने ही वाला है पर अभी चलना स्टार्ट नहीं किया। और दूसरा कंसेप्ट हमारे पास था एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन लेस देन रिपोज, मतलब ब्लॉक नहीं चलेगा। तीसरा कंसेप्ट हमारे पास था एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज, मतलब ब्लॉक चलेगा। अब इन तीन डिफरेंट सिनारियो में हम ये देखना चाहते हैं कि कितना एंगल ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, क्या रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स का फॉर्मूला होगा। तो अब इसको हम यहां पर कंटिन्यू करते हैं। देखना बेटा, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन। इसका सवाल आप देखोगे ना, आप शॉक रह जाओगे, इतना बढ़िया सवाल है और आप ये सोच भी नहीं सकते कि कितने अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। मैं पहले सवाल बताऊं आपको। देखो मेरे हाथ पे ये रखा हुआ है पेन, और ये स्लाइड नहीं कर रहा। मैं अपने हाथ को एंगल को उठाते चले जा रहा हूँ, बढ़ाते चले जा रहा हूँ, उसके स्लाइडिंग की टेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है। अब एग्जाम में सवाल ये आता है कि बताओ इंक्लाइंड प्लेन जो इसके ऊपर रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स लगाएगा, वो रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, फर्स्ट इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, या पहले कांस्टेंट होगी फिर डिक्रीज करेगी। तो ये ऐसा सवाल होता है कि दिमाग हिल जाए अगर आपका कंसेप्ट सही नहीं है। तो मैं वही सिखाने के मूड में हूँ आपको कि आप पूरा पूरा कैसे इसको हम हैंडल करते हैं। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले तीन सिचुएशंस जो हम लेते हुए चलेंगे, ठीक है ना। अब आप बहुत अच्छे से इनको जानते हो, इसलिए अप्लाई सही से करते रहना। पहली सिचुएशन ये रही, चलो तोड़ दो। अब तोड़ दो से क्या मतलब है, क्या ये नहीं किसी को मार दो तोड़ दो। तो तोड़ दो से मतलब है tan थीटा को तोड़ो। तो tan थीटा को तोड़ोगे तो तोड़ोगे sin थीटा बाय cos थीटा, इसका मतलब है mg sin थीटा लेस देन fs max है। लिख भी दो साइड में, तो आपकी क्लैरिटी बढ़िया रहेगी। तो mg sin थीटा इज लेस देन fs max है, यानी हम जो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन लेते हुए चल रहे हैं वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन IP इज लेस देन रिपोज है। तो बहुत सारे इनपुट्स इसके अंदर रिपोज, बहुत सारे इनपुट्स इसके अंदर हमारे पास आ चुके हैं। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी इनपुट से आप उसका आउटपुट निकाल सकते हो कि हम किस सिचुएशन में कहाँ क्या काम कर रहे हैं। अब हमें निकालना है कुछ स्पेशल रिजल्ट्स को, जैसे तो ये रहा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल विच इज लेस देन रिपोज, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ये रहा m मास का, और हमें ये अच्छी तरह पता है कि इसमें स्लाइड करना नहीं है, क्योंकि इस पे लगने वाला जो नीचे लगने वाला फोर्स है वो fs max से कम है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखते जाना, हमें निकालना है रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इधर लगने वाला फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया, इस स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा के बराबर हो गया। इधर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हो गया, जिसका वैल्यू फॉर द टाइम बिंग mg sin थीटा के mg cos थीटा के बराबर हो गया। अब पहला सवाल है रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इंक्लाइंड प्लेन कितनी फोर्सेस इसके ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। तो भाई इंक्लाइंड प्लेन दो फोर्स लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है और एक फ्रिक्शन लगा रहा है। हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, जैसा हम लास्ट लेक्चर में ग्राउंड पर निकाल रहे थे। तो पैरेललोग्राम बनाया, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। ये रिजल्टेंट नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब मैं अभी थीटा से तो नहीं डिनोट कर रहा, इसको मैं अल्फा से डिनोट कर ले रहा हूं। तो यहां पर ये आर
इज रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइंड प्लेन है। और यहां पर ये अल्फा यानी आर का नॉर्मल से शिफ्टिंग ये दिखाएगा हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। तो मैं इंडिकेट करूं आर इज रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स exerted by inclined plane and alpha is angle of friction। अब R निकालने के लिए हम लोग अपना वही पाइथागोरस लगा करके राइट एंगल ट्रायंगल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इधर आ गया फ्रिक्शन, तो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स, अब शॉक के लिए तैयार रहना, तो रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स आ गया अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें दोनों के वैल्यू डाल के, तो n का वैल्यू मैं डाल दे रहा हूं mg cos थीटा का होल स्क्वायर और fs की जगह मैंने डाल दिया mg sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से आप देखो mg तो रूट से बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो कि 1 हो गया। तो शॉक r की वैल्यू mg के बराबर आ गई। मतलब ये तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ डब्बा नहीं चलता तो इंक्लाइंड प्लेन इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगाता है, मतलब फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट लगाता है वो mg के बराबर होता है। तो यार लो इसमें तो कुछ ही नहीं करना, यानी अगर ये एग्जाम में पूछ लिया गया कि रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स लगाओ और ये चुपचाप से एग्जामिनर ने लिख दिया कि ब्लॉक नहीं चल रहा है तो फ्री का सवाल है ना। और जिसको पता है कि यार mg के बराबर होता है वो तो mg टिका के चला आएगा, और जिसको नहीं पता वो बेचारा लगा पड़ा है इसके अंदर फ्रिक्शन निकालने में, नॉर्मल निकालने में, ये करने में। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और एक लाइन का हमारे पास रिजल्ट है अगर हमें पता है तो अगर डब्बा नहीं चला तो आर किसके बराबर हो गया, mg के बराबर। तभी तो मैं बोल रहा था कि ये इंक्लाइंड प्लेन को मैं यूं करके उठाते चले जा रहा हूं, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, तो इसका मतलब आर mg के बराबर है, अभी भी आर mg के बराबर है, अभी भी आर mg के बराबर है। यानी जब तक डब्बा नहीं चलता आप इंक्लाइंड प्लेन के एंगल को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, आर कांस्टेंट रहेगा। कितना मजेदार है, यानी आर की वैल्यू सिर्फ mg के बराबर रहेगी, वैरी नहीं करेगी जब तक डब्बा नहीं चलेगा। एक तो अगला रिजल्ट, ये तो हो गया रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय इंक्लाइंड प्लेन। चले अब हम आते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन पर। तो अगला शॉक यही मिलेगा आपको मजेदार। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालोगे तो यार tan अल्फा हो गया fs बाय n, fs की वैल्यू डाल दो आप उठा करके, और fs की वैल्यू हमारी mg sin थीटा के बराबर है, n mg cos थीटा के बराबर है। ये कट पिट लिया और बचा अपने पास tan थीटा, tan tan हटा अल्फा बराबर थीटा। अरे ये क्या आ गया, मतलब ये निकला कि r की वैल्यू mg के बराबर है और अल्फा की वैल्यू थीटा के बराबर है। यानी इसमें ये r mg के बिल्कुल इक्वल अपोजिट लगेगा। तो मैं एक नेक्स्ट पेज के डायग्राम पर ले चल रहा हूं। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ ब्लॉक नहीं